गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सादी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सीजीपीएससी अधीक्षक के लिए स्पेशली छत्तीसगढ़ का टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक रहेगा हमारा कमार जनजाति। और कमार जनजाति को पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम उस इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजीपीएससी अधीक्षक। सीजीपीएससी अधीक्षक में आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे पारेंद्र सर, साहू सर जी, फिर दिखाई दे रहे होंगे अविनाश सर, राकेश सर, तुलेश सर, नागेंद्र सर और राजीव सर। इसमें जितने भी सर हैं आपको पढ़ाएंगे अधीक्षक की क्लास में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की क्लास होगी उसमें मनीष सर भी पढ़ाएंगे, साहू सर भी पढ़ाएंगे, और बाकी जो पार्ट 2 है जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम, जितना भी बाल संरक्षण से रिलेटेड योजनाएं हैं उसको बाकी सर लोग पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। और रजत जयंती के अवसर पर हमारे सादी पीएससी एकेडमी में विशेष ऑफर चलाई जा रही है। तो इस विशेष ऑफर का फायदा आप सभी बच्चे जरूर उठाएंगे। एक दिन का समय है आपके पास। तो देख सकते हैं रजत जयंती के अवसर पर सादी पीएससी एकेडमी 90% का छूट लेकर आई है साथियों। तो आपको इस छूट का फायदा जरूर उठाना है। मात्र एक दिन शेष बचा हुआ है, उसमें भी आधा दिन तो निकल ही चुका है। तो देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको फ़ोन उठाना है और यहाँ पर कॉल लगा के इन्फॉर्मेशन पता कर लेना है। अगर पता नहीं करना है तो आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के पश्चात आप मन चाहे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सिर्फ मात्र एक दिन का समय है आपके पास, तो देर नहीं करना है। आपको ऑफर का फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठाना है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चे के लिए। जो भी बच्चे सीजी टेट की तैयारी करना चाहते होंगे, तो ऐसे बच्चे जो सीजी टेट की तैयारी में लग गए होंगे, ठीक है, शिक्षक बनना चाहते होंगे, क्योंकि जब तक आप सीजी टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे आप शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा सादी पीएससी एकेडमी टेस्ट सीरीज लेकर आया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल हमारा टेस्ट सीरीज परचेस करके अपनी तैयारी में लग सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनजाति। जनजाति में विशेष पिछड़ी जनजाति, और वो जनजाति है कमार जनजाति। तो कमार जनजाति के बारे में आइए चलिए हम पढ़ते हैं। तो कमार जनजाति को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ कि हमारा जो सीजीपीएससी अधीक्षक है, सीजीपीएससी अधीक्षक के पार्ट 1 में जो कि छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष प्रकार के टॉपिक को दिया गया है, तो उस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। क्योंकि आपको जानना अनिवार्य है कि जो सीजीपीएससी अधीक्षक की अभी जो पोस्ट आई है, ठीक है, इसमें जो टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 55 है। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है? 55 है। और ये कौन से विभाग के अंतर्गत निकाला गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत निकाला गया है। तो आपको ध्यान देना है कि पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ है भाई। जो हमारा पार्ट 1 है उसमें क्या है? छत्तीसगढ़ है, और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 50 प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। अर्थात इसमें जो नंबर हो जाएंगे वो 100 नंबर का होगा। इसी तरह अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, ठीक है, पार्ट 2 में टोटल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। अर्थात इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 200। मतलब जो सीजीपीएससी अधीक्षक में जो नंबर होगा वो टोटल 300 नंबर का होगा लिखित पेपर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखित पेपर होने वाला है वो टोटल 300 नंबर का होगा, और 30 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है सीजीपीएससी अधीक्षक में। कितने नंबर का इंटरव्यू होगा? 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो चलिए हमारे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक को दिया गया है भाग 1 के अंतर्गत, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसमें आपको क्या क्या दिया गया है, चलिए इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, ये है हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल,
जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। ठीक है, तो ये भी है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये सारे टॉपिक को दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, आप सभी बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी आप इस पार्ट 1 में पास हो पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाली हूँ, तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बारे में आप सभी को बता रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, तो इत्यादि सारे दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है उसी टॉपिक को आप सभी को पढ़ना है। टॉपिक से इधर उधर भटकना नहीं है। अगर भटकेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर करने में दिक्कतें हो सकती है आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये सारे टॉपिक को देखेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कमार जनजाति। तो कमार जनजाति को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जनजाति के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनजाति की परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, जनजाति की परिभाषा। ठीक, तो चलिए लिखिएगा जनजाति की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा को लिखते हैं, जनजाति, जनजाति लोगों का ऐसा सामाजिक समूह है जनजाति लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो समान संस्कृति, भाषा एवं रीति रिवाजों को साझा करती है। रीति रिवाजों को साझा करती है। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। मैंने लिखा है कि जनजाति लोगों का एक ऐसा समूह है जो समान संस्कृति, भाषा एवं रीति रिवाजों को साझा करती है। इनका समान भौगोलिक क्षेत्र होता है। समान भौगोलिक क्षेत्र होता है। और ये जो जनजाति है बाहरी सभ्यताओं से अलग थलग रहती है। और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती है। तो इस परिभाषा को सबसे पहले आप लोग आत्मसात कर लेंगे। कैसे आत्मसात करेंगे? मैंने कहा जनजाति लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह है। ठीक है, जनजाति लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो समान संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों को क्या करती है? साझा करती है। समान संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों को क्या करती है? साझा करती है। इनका जो भौगोलिक
क्षेत्र होता है वो क्या रहता है, साझा होता है, मतलब एक साथ भौगोलिक क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं और साथ ही साथ ये बाहरी सभ्यताओं से अलग थलग रहती है। ठीक है, ये बाहरी सभ्यताओं से क्या रहती है, अलग थलग रहती है और अपनी एक विशिष्ट पहचान, इनकी जो संस्कृति होती है वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट होती है, तो अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाकर रखती है। तो इसे क्या कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे जनजातियों को, और इस जनजाति को हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है अनुच्छेद आर्टिकल 342, अनुच्छेद 342 में जनजातियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीवीटीजी क्या होता है और एसटी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जनजाति लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह है जो समान संस्कृति, भाषा एवं रीति रिवाजों को साझा करती है। इनका समान भौगोलिक क्षेत्र होता है और ये जनजाति अधिकतर बाहरी सभ्यताओं से अलग थलग रहती है और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाकर रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जनजाति की परिभाषा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी छत्तीसगढ़ की विशेष 5 पिछड़ी जनजाति। छत्तीसगढ़ की विशेष 5 पिछड़ी जनजाति के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक विशेष पिछड़ी जनजाति को पढ़ाने वाली हूँ और वो विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, और ये देखिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित, केंद्र सरकार द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी जनजाति। तो नाम लिखिएगा। सबसे पहला है अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया। उसके बाद है हमारा पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा। उसके बाद है तीसरा कमार, जिसे हम पढ़ने वाले हैं कमार। उसके बाद लिखेंगे चौथा बिरहोर। उसके बाद लिखना है 5वां बैगा। ये जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, इस 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को घोषित किया है केंद्र सरकार ने। इसी तरह अगर हम राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति की बात करें तो उसकी संख्या है 2। राज्य शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति, जनजाति जिसका नाम है, पहला है पंडो और दूसरा है भुंजिया। ठीक है, इनके निवास स्थानों को भी बताऊंगी। तो फिर सबसे पहले आप लोग को समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। पहला है अबूझ माड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर और बैगा। और राज्य शासन द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, पहला है पंडो और दूसरा है भुंजिया। तो सबसे पहले आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या भी याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 78,22,902। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की, ठीक है, जनजाति जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 78,22,902। अगर मैं एसटी प्रतिशत की बात करूं, अगर मैं छत्तीसगढ़ में एसटी प्रतिशत की बात करूं तो एसटी प्रतिशत है 30.62%।
कितना है एसटी प्रतिशत? 30.62%। आपको इसको कभी नहीं भूलना है ना, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या कितनी है? 78,22,902। और छत्तीसगढ़ में जनजाति प्रतिशत कितनी है? तो 30.62%। और आप सभी बच्चे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति निवास करती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति निवास करती है। कितनी प्रकार की जनजाति? 42 प्रकार की जनजाति। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति तो निवास करती है, साथ ही साथ इसकी कितनी उपजाति है? ये है जाति, और इनकी 161 उपजातियां हैं। कितनी हैं उपजातियां? 161 उपजातियां हैं। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां हैं और 161 उपजातियां हैं। तो चलिए हम लोग इस विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में और भी देखते हैं कि इनका संकेंद्रण स्थान कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जिलों में है। तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है और राज्य सरकार द्वारा घोषित, केंद्र सरकार द्वारा घोषित, तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को परेशानियां ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है अबुझमाड़िया। तो अबुझमाड़िया कौन कौन से जिलों में निवास करती है देखिएगा। इससे पहले मैं मैप बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर मैप दिखाया हुआ है, छत्तीसगढ़ का मैप। तो यहाँ पर मैंने शो किया है स्टार, ठीक है, पर्पल स्टार। तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नारायणपुर और बीजापुर और एक है दंतेवाड़ा। तो ये जो स्थान है अबुझमाड़िया जनजाति का निवास स्थान है। यहाँ पर अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है जो कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। और ये विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं। राष्ट्रपति ने इन्हें गोद लिया हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो अबुझमाड़िया जनजाति जो है नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा में निवास करती है। तो ये हो गया हमारा एक विशेष पिछड़ी जनजाति। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर MRKKMBG, मैंने ट्रिक लिखा हुआ है। तो इधर कौन सा श्रेणी पड़ता है? मैकल श्रेणी। तो बैगा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो बैगा जनजाति निवास करती है मैकल श्रेणी। कहाँ निवास करती है? मैकल श्रेणी में निवास करती है। उसके बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद आप देखेंगे यहाँ पर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, उसके बाद के से हो जाएगा आपका कवर्धा, के से हो जाएगा आपका कवर्धा। उसके बाद फिर से बी से, एम से देख लो, एम से हो जाएगा आपका मुंगेली, एम से हो जाएगा आपका मुंगेली। बी से हो जाएगा आपका बिलासपुर, बी से क्या हो जाएगा? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद देखेंगे आप जी से हो जाएगा आपका जीपीएम। जीपीएम को शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको फुल नेम लिख लेंगे। तो जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। तो इत्यादि सारे जगहों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इत्यादि सारे जगहों पर बैगा जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ के मैप को अपने माइंड में रखना है कि हाँ, मुझे छत्तीसगढ़ के मैप को माइंड में रखना है। फिर पश्चिम साइड इमेजिन करना है कि पश्चिम साइड में कौन सी जनजाति निवास करती है? बैगा जनजाति निवास करती है। अब मैं आप लोग को ले जाती हूँ सबसे टॉप में, उत्तरी छत्तीसगढ़। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग में एक जनजाति निवास करती है। तो ये कहाँ कहाँ पर कवर करती है? तो देख लेते हैं। पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है? तो पहाड़ी कोरवा में आप सबसे पहले देखेंगे, ये देख सकते हैं आप कोरिया, कोरिया। उसके बाद लिखेंगे जसपुर, अंबिकापुर,
उसके बाद लिखेंगे बलरामपुर। तो ये पहाड़ी कोरवा जनजाति का निवास स्थान है, कोरिया, जसपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा RJKK, ठीक है। तो रायगढ़ को स्पेशली याद करना है। यहाँ पर बिरहोर का गढ़ है, बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति का निवास स्थान कौन कौन से जिले में है, ध्यान से लिखिएगा। बिरहोर जनजाति का निवास स्थान कौन कौन से जिले में है। तो पहला हम लोगों को याद रखना है, पहला है रायगढ़, पहला याद करेंगे रायगढ़। उसके बाद जे से याद करेंगे जसपुर, ठीक है। उसके बाद के से याद करना है आप लोगों को कोरबा, ठीक है। और के से याद करना है आप लोगों को कोरिया। तो इस तरह से आप लोगों को विशेष पिछड़ी जनजाति कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से संभाग में और कौन कौन से ज़िले में निवास करती है, ये याद हो गया होगा। और स्पेशली आप लोगों को याद रखना है कि जो अबुझमाड़िया है वो कहाँ निवास करती है, नारायणपुर में, ओरछा तहसील। नारायणपुर के और भी जगह पर निवास करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अबुझमाड़िया जनजाति हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ओरछा तहसील में, नारायणपुर का ओरछा तहसील। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है बीजापुर, दंतेवाड़ा, फिर उसी तरह मैंने यहाँ पे बैगा जनजाति को इमेजिन करना है मैकल श्रेणी, बिरहोर को इमेजिन करना है रायगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर में पहाड़ी कोरबा को इमेजिन करेंगे आप, कोरिया, जसपुर, अंबिकापुर और बलरामपुर। अब हमारे पास 4 तो हो गए, अब 5वां बच गया है। तो 5वीं जो जनजाति है कमार जनजाति, वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमार जनजाति। तो कमार जनजाति आपको गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर तो नहीं, धमतरी और कांकेर में देखने को मिलेगी। तो कमार जनजाति कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, कमार जनजाति कांकेर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद में देखने को मिलेगी। तो इस मैप को आप लोगों को इमेजिन कर लेना है साथियों, और इमेजिन कर करके पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कमार जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और कांकेर। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, गरियाबंद, GD, धमतरी, महासमुंद और कांकेर। GD MK याद कर लेंगे, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर। तो ये रही छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति। और विशेष पिछड़ी जनजातियों में हमको पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, कमार जनजाति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग पढ़ लेंगे जी। अब मैं आप लोग को बताऊंगी PVTG क्या होता है। हमको तो दिखाई देती है शेड्यूल ट्राइब, जनजातियां तो दिखाई देती है, आपको पता ही होगा ST शेड्यूल ट्राइब। लेकिन शेड्यूल ट्राइब के अलावा PVTGs ग्रुप होती है, ये ऐसी ग्रुप होती है जो अत्यंत संवेदनशील जनजातियों से भी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति होती है, जिनको हम लोग PVTG के कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, इसको जब 1973 में ढेबर आयोग गठित किया गया था तो PTG के नाम से जाना जाता था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। शुरुआत में जब इसका गठन किया गया था तब हम इसे PTG के नाम से जानते हैं। PTG का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। उसका नाम 2006 में चेंज हो गया, जिसे हम लोग PVTG कहते हैं। आखिरकार ये PVTG होता क्या है, तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इसका पूरा नाम होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। PVTGs अनुसूचित जनजाति का एक उप वर्गीकरण है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक संवेदनशील जनजातियां शामिल होती हैं। आप जानते हैं ST जो कि शेड्यूल ट्राइब है, इनके अलावा भी PVTG में शामिल ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या अत्यंत कम होती है, और ये ST से भी अत्यंत पिछड़ी हुई जनजातियां होती है, जिनको सरकार क्या कर रही है, उनके लिए विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए विशेष प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है, ताकि इन जनजाति की स्थिति को सुधारा जा सके, उनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ऐसे ग्रुप की पहचान करती है और उसे PVTG के ग्रुप में शामिल करती है, ठीक है। और उन्हीं में से है हमारा कमार जनजाति, हमारा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, वो सब PVTG के कैटेगरी में आते हैं, ठीक
ठीक है, अब देखो हम लोग 1973 का कौन सा आयोग पढ़ेंगे? ढेबर आयोग पढ़ेंगे। 1973 में एक आयोग गठित की गई थी, उस आयोग का नाम है ढेबर आयोग। तो 1973 में ढेबर आयोग ने अति संवेदनशील जनजातियों के लिए आदिम जाति समूह पीटीजी के रूप में एक अलग श्रेणी बनाई। तो ध्यान दीजिएगा, 1973 में एक ढेबर आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? ढेबर आयोग। और उन्होंने शुरू में नाम दिया, जो अत्यंत संवेदनशील जो जनजातियां थी उनका शुरू में नाम दिया पीटीजी। और इस पीटीजी का नाम होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और इसे हिंदी में कहते हैं आदिम जनजाति समूह। याद रखेंगे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इसे हिंदी में कहा जाता है आदिम जनजाति समूह। तो शुरू में 1973 में कौन सा आयोग गठित किया गया? ढेबर आयोग गठित किया गया। और ढेबर आयोग के तहत, ठीक है, ऐसे ग्रुप के जनजातियों को पीटीजी में शामिल करने की घोषणा की गई। और आगे चलकर ऐसी जनजातियों की खोज की जाएगी और उन्हें रिजर्व करके, ठीक है, कंजर्व करके रखा जाएगा, मतलब खोज की जाएगी, पहचान की जाएगी, ठीक है। और सरकार के द्वारा इनके लिए विशेष रियायतें प्रदान की जाएगी, योजनाएं लाई जाएगी, ताकि इन जनजातियों की कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके, समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, ठीक है। अब देख सकते हैं 1975 का जब दौर आया तो सरकार ने क्या क्या प्रयास किया पीटीजी के ऊपर। तो 1975 में सरकार ने पीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमजोर जनजातीय समूह की पहचान करने की पहल की और ऐसे 52 समूहों की घोषणा की। मतलब 52 समूह की खोज की गई सरकार के द्वारा। कब? 1975 में। फिर इसके आगे 1993 का जब दौर आया तो 23 और समूहों को पीटीजी की श्रेणी में जोड़ा गया, अर्थात अब भारत में कुल 75 पीटीजी समूह हो गया है। मतलब अगर हम टोटल इंडिया की बात करें तो हमारे पास पीटीजी समूह में कितनी जनजातियां शामिल हो गए हैं? तो 75 जनजातियां शामिल हो गए हैं। और 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? पीवीटीजी कर दिया। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर क्या कर दिया? पीवीटीजी कर दिया। यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ दिक्कतें होंगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने तो वो सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी करवा दिया है। अब हम स्पेशली जाएंगे कमार जनजाति के ऊपर, जो कि आज का हमारा क्या है? टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कमार जनजाति के परिचय को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कमार जनजाति है वो कैसे दिखती हैं, है ना। कमार जनजातियां कैसे दिखती हैं उनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कमार जनजाति का संकेंद्रण स्थान, मतलब उनका जो निवास क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में है। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ट्रिक बताया था GDMK। क्या बताया था ट्रिक मैंने? GDMK। तो GDMK में आपको याद रखना है सबसे पहले गरियाबंद के बाद याद रखेंगे आप लोग धमतरी के बाद याद करेंगे आप लोग महासमुंद के अलावा याद करना है आप लोगों को कांकेर, ठीक है। तो गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर और धमतरी जिलों में ये जो कमार जनजाति है वो निवास करती है। तो सबसे पहले हमको कोई भी जनजाति हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उनके बारे में एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि इनका निवास स्थान कहाँ है। तो इनका निवास स्थान गरियाबंद में है, महासमुंद में है, कांकेर में है और धमतरी जिले में है, ठीक है। परिचय को सबसे पहले आप लोग जान लीजिए।
और इस तरह से ये जनजाति जो है वो दिखाई देती है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से स्ट्रिक को लाई हूँ, स्ट्रिक को आप लोगों को कभी नहीं भूलना है। गरियाबंद, दूसरा है हमारा धमतरी, तीसरा है हमारा महासमुंद, और उसके बाद है हमारा कांकेर। उसके बाद इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमार जनसंख्या कहाँ पर है, तो उसका नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे जी से गरियाबंद, जी से क्या लिखेंगे हम लोग, गरियाबंद की कमार जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जी, उसको देख लेते हैं हम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है कमार जनजाति की जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा है गरियाबंद। फिर है मैनपुर तहसील, मैनपुर तहसील में भी अत्यधिक मात्रा में कमार जनजाति निवास करती है। फिर आप लोग लिखेंगे छुरा तहसील में निवास करती है। फिर आप लोग लिखेंगे नगरी में निवास करती है कमार जनजाति, एन से लिखेंगे नगरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा कहाँ पर कमार जनजाति निवास करती है उसका नेम मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे महासमुंद में निवास करती है, ठीक है। उसके बाद एक और एम लिखा हुआ है मैंने, तो इस एम से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर तो लिखा आपने मैनपुर, महासमुंद, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे मगरलोड, मगरलोड ये भी धमतरी जिले का तहसील है। उसके बाद महासमुंद में एक तहसील है जिसका नाम है बागबहरा, बागबहरा। तो यहाँ पर कमार जनजाति जो है वो निवास करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने GMC NMMB मैंने लिखा है ट्रिक, GMC NMMB मतलब कहने का अर्थ है कि ये ऐसे ट्रिक है जिसमें बहुत ज़्यादा कमार जनजातियाँ निवास करती है। ऐसे तहसील या ऐसे स्थान जहाँ पर कमार जनजाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो क्षेत्र है गरियाबंद है, मैनपुर है, छुरा है, नगरी है, महासमुंद है, मगरलोड है और बागबहरा है। ऐसे क्षेत्रों में कमार जनजाति की जनसंख्या है काफ़ी अत्यधिक है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को कमार जनजाति की जनसंख्या के बारे में बताऊंगी, फिर हम लोग उत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमार जनजाति की जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग। सिर्फ मैं अभी लेटेस्ट डेटा नहीं बता रही हूँ, जो अनुमानित डेटा अभी आया हुआ है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 2011 की बात कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कमार जनजाति की जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग। और ये जो डेटा है मैं छत्तीसगढ़ ट्राइबल ग्रुप्स या छत्तीसगढ़ ट्राइबल ग्रुप में एक आता है गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहाँ से लेकर आई हूँ। तो लिखेंगे 26,000 कमार जनजाति की जनसंख्या 26,530 है। और पुरुष जनसंख्या कितनी है लिखते जाएंगे, पुरुष जनसंख्या है 13,070। अगर हम महिला जनसंख्या की बात करें, महिला जनसंख्या तो 13,460 महिला जनसंख्या है। अगर हम इनकी लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात, तो इनकी लिंगानुपात है 1030। कितनी है 1030। तो लिंगानुपात को याद रखिएगा, इनका लिंगानुपात कितना है 1030। उसके बाद हम लोग देखेंगे कमार जनजाति की साक्षरता। तो कमार जनजाति की साक्षरता दर है, कहाँ पर लिखें इसको, यहाँ पर स्पेस बचा है लिख देते हैं। तो इनकी साक्षरता दर है, साक्षरता दर 38.79%। पुरुष साक्षरता 47.70%। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे। महिला साक्षरता है 30.15%। 30.15%। तो मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमार जनजाति की जनसंख्या के बारे में आप सभी को बता रही हूँ। कमार जनजाति की जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग 26,530, ठीक है। कितना है 26,530। उसके बाद आप देख सकते हैं पुरुष जनसंख्या है 13,070,
महिला जनसंख्या है 13,460 और लिंगानुपात है 1030। साक्षरता दर है 38.79%। पुरुष साक्षरता है 47.70%। महिला साक्षरता है 30.15%। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कमार जनजाति का संकेंद्रण स्थान कहाँ है? गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर। ठीक है, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, धमतरी। उसके अलावा हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कमार जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? गरियाबंद, मैनपुर, छूरा, ठीक है, मगरलोड, ठीक है, महासमुंद, बागबहारा, ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है। उसके अलावा हम लोग अभी देखने वाले हैं उत्पत्ति। ठीक है, तो कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानती है? तो कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति, ठीक है, एक देव डोंगर में निवास करने वाले इनके भगवान, जिनको इन लोग मानते हैं वामन देव, तो वहाँ से अपनी उत्पत्ति मानती है। बोला जाता है कि मैनपुर तहसील के देव डोंगर, मैनपुर तहसील के देव डोंगर क्षेत्र में एक वामन डोंगरी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? वामन डोंगरी पहाड़ी, वामन डोंगरी की पहाड़ी। यहाँ पर इस वामन डोंगरी की पहाड़ी पर इनके मुख्य देवता, जिनका नाम है वामन देव, मुख्य देवता जिसका नाम क्या है? वामन देव, निवास करते हैं। इनके मुख्य देवता है वामन देव, क्या करते हैं? निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं जी? मैनपुर तहसील में एक पहाड़ी है देव डोंगर, और वहीं पर वामन डोंगरी की पहाड़ी है। वहीं पर इनके जो मेन देवता हैं, जिनसे ये अपने आप की उत्पत्ति मानते हैं, मतलब कमारों की उत्पत्ति किससे हुई है? वामन देवता से हुई है। और वामन देवता से जो कमार जनजाति है अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो वामन देव को कभी नहीं भूलना है, जहाँ से कमारों की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। ठीक है, देव डोंगर क्षेत्र, गरियाबंद। अब मैं आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ें बता रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आप लोग कहानी सुनिएगा। जो कमार जनजाति हैं, इनके जो पूर्वज थे पहले जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, इसलिए ये अपने आप को क्या बोलते हैं? पहाड़िया भी बोलते हैं। इसलिए अपने आप को क्या बोलते हैं? पहाड़िया भी बोलते हैं। और साथ ही साथ एक किंवदंती प्रचलित थी। बोला जाता है कि जब भगवान शिव मानव जाति को क्या बांट रहे थे? दान में कुछ कुछ चीज़ें बांट रहे थे। ऐसी कहानियां हैं, किंवदंती प्रचलित है, कहानियां, सिर्फ कहानी मानेंगे आप। भगवान शिव जब मानव जाति को बहुत सारी चीज़ें दान में दे रहे थे, तो इन्होंने एक व्यक्ति को तीर धनुष दान में दिया। ठीक है, तो भगवान शिव ने शेष बचे व्यक्ति को तीर धनुष दान में दिया और कहा कि जाओ आप इसी तीर धनुष से अपनी आजीविका चलाओ। और वही शेष व्यक्ति जो बच गया था, उसके वंशज क्या कहलाए? कमार कहलाए। ठीक है, और कमार जनजाति तीर धनुष चलाने में भी क्या होती है? निपुण होती है। तो कमारों से रिलेटेड अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि जो कमार जनजाति है अपनी उत्पत्ति देव डोंगर क्षेत्र में निवास करने वाले, वहीं पर एक पहाड़ी है वामन डोंगरी, वहाँ पर इनके देवता निवास करते हैं जिसका नाम है वामन देव। और वामन देव से कमारों की उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। तो एक बार नोट कर लेंगे सारी बातों को। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को कमारों से रिलेटेड कुछ विशेष बातें लिखवा देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमार जनजाति, कमार जनजाति संकेंद्रण स्थान तो आप लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, कमार जनजाति के आदि पुरुष कौन है? कमार जनजाति के आदि पुरुष हैं
कचना धुरवा। कचना धुरवा का मंदिर कहाँ पर है उसको भी दिखाऊंगी। कचना धुरवा, एक कचना धुरवा, धुरवा कमार जनजाति के क्या थे, एक लीडर टाइप से एक व्यक्ति थे। और कचना धमतरी की एक लड़की थी जिसके साथ धुरवा को प्यार हो गया था। तो कचना धुरवा की अमर कहानी भी इस गरियाबंद क्षेत्र में फेमस है। इस कहानी को मैं एक आध दिन आप लोग को सुनाऊंगी, ठीक है। तो कमार जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं कचना धुरवा। उसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं रायपुर संभाग की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। रायपुर संभाग की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। रायपुर संभाग की क्या है, अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, जिसको आप लोग को याद रखना है। इनका कार्य क्या है, बांस शिल्प का ये कार्य करती है। बांस से तरह तरह की वस्तु बनाती है कमार जनजाति, इसलिए बांस शिल्प में निपुण जनजाति मानी जाती है। बांस शिल्प में सबसे ज्यादा निपुण जनजाति मानी जाती है। निपुण जनजाति मानी जाती है, ठीक है। बांस शिल्प में सबसे ज़्यादा निपुण जनजाति मानी जाती है कमार जनजाति। अब हम लोग देखते हैं कमार जनजाति की पुस्तक। तो द कमार जनजाति की पुस्तक की बात करें, द कमार, इसको लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। श्यामाचरण दुबे ने द कमार पुस्तक लिखी है 1951 में। कमार जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने द कमार नामक पुस्तक लिखी है कमार जनजाति के ऊपर। उसके अलावा ये जो कमार जनजाति है जात्रा पर्व मनाती है। कौन सा पर्व मनाती है, जात्रा पर्व या जात्रा उत्सव बोलते हैं इसको, जात्रा उत्सव मनाती है, ठीक है। इस उत्सव में क्या होता है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कमार जनजाति जात्रा उत्सव मनाती है। जात्रा उत्सव मनाती है। ध्यान देना है जी आप लोगों को, सारी चीज़ों को। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को आप लोग को लिखते हुए चलना है। पूरा मैं लिखते हुए चल रही हूँ, आप लोग को भी लिखते हुए चलना है, ठीक है। इनकी जो पुजारी होते हैं उसको बोला गया है झांखर। कमार जनजाति के पुजारी को बोला गया है झांखर। कमार जनजाति के पुजारी को क्या बोला गया है जी, झांखर बोला गया है। कमार जनजाति के पुजारी को बोला गया है झांखर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जगह तो नहीं बचा है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेती हूँ बाकी चीज़ों को। अब लिखते हैं कमार जनजाति के प्रकारों को। अब जो शेष रह गए हैं उसको मैं इस वाले स्लाइड में लिख देती हूँ। इनके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। 2 प्रकारों में आप लोग को याद रखना है, बुधरजिया और दूसरा प्रकार है मकाड़िया। एक है बुधरजिया और दूसरा प्रकार है मकाड़िया। ये जो बुधरजिया है ना, ये बंदर का मांस नहीं खाते, ये बंदर का मांस नहीं खाते। मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं। तो याद रखिएगा जो कमार जनजाति है वो 2 प्रकार की होती है, एक है बुधरजिया
दूसरा है मकाड़िया। बुधरजिया बंदर का मांस नहीं खाते, जबकि मकाड़िया जो होती है ये बंदर का मांस खाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी 2 प्रकार की कमार जनजाति। अब हमको देखना है इनकी पंचायत प्रधान। तो कमार जनजाति की पंचायत प्रधान को बोला जाता है कुरहा। कमार जनजाति की पंचायत प्रधान को हम क्या बोलते हैं? कुरहा बोलते हैं, कुरहा। उसके अलावा इनके लोक नृत्य को याद रखना है। कमार जनजाति का लोक नृत्य, कमार जनजाति का लोक नृत्य, इनका लोक नृत्य है तेरताली। तेरताली। साथ ही साथ आपको याद रखना है आषाढ़ माह में माता पहुँचानी त्योहार, आषाढ़ माह में माता पहुँचानी त्योहार कमार जनजाति मनाती है। कमार जनजाति मनाती है। ठीक है जी। उसके अलावा आप लोगों को और भी क्या बातें याद रखनी है? इसके अलावा याद रखनी है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। जनजाति है। जनजाति, ठीक है। और ये जो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति तो है कमार, इन्हें गोदना गोदवाने का बहुत शौक है, लेकिन इनको गोदना गोदती कौन है? तो देवार जाति से ये गोदना गोदवाती है। ठीक है, देवार जनजाति से क्या करती है? देवार जनजाति नहीं, देवार जाति से ये गोदना गोदवाती है। तो आपको ध्यान रखना है जी कमारों के बारे में कि कमार जाति है वो 2 प्रकार की होती है, बुधरजिया और मकाड़िया। जो बुधरजिया है वो बंदर का मांस नहीं खाते, जबकि मकाड़िया जो होती है वो बंदर का मांस खाते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान होते हैं उसे कुरहा बोला जाता है। इनमें तेरतारी लोक नृत्य प्रचलित है। आषाढ़ माह में ये क्या मनाते हैं? पहुँचाने वाला त्यौहार मनाते हैं। और साथ ही साथ ये सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाले जनजाति हैं। और कौन से जाति से गोदना गोदवाते हैं कमार लोग? तो देवार जाति से गोदना गोदवाते हैं। तो ये सारी जितनी भी बातें मैं जो बता रही हूँ सबको आप लोगों को अपने माइंड में सेट कर करके रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, इसको फिर से एक बार याद रख लेंगे, मैं फिर से अभी रिपीट करवाऊंगी। तो कमार जनजाति के जो आदि पुरुष हैं वो कौन हैं? कमार जनजाति के आदि पुरुष हैं कचना धुरवा। चलिए कचना धुरवा के मंदिर को हम लोग देखते हैं, दर्शन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी बातें बता दूं। देखो, कमार विकास प्राधिकरण, कमार जनजातियों के संरक्षण के लिए सरकार ने कमार जनजाति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार ने एक प्राधिकरण बनाकर रखा हुआ है। और गरियाबंद में कौन सा प्राधिकरण स्थित है? गरियाबंद में कमार विकास प्राधिकरण, कमार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। गरियाबंद में किसका गठन किया गया है? कमार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। कमार जनजाति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, कमार जनजाति की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा गरियाबंद में कमार विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और भी देखेंगे। यहाँ पर इस मैप में देख लेते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कांकेर, तो कांकेर में पड़ता है भानु प्रतापपुर। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है धमतरी में है नगरी। भानु प्रतापपुर है, नगरी है,
यहाँ पर कमार विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। ठीक है, धमतरी है, नगरी है, यहाँ पे कमार विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, ताकि कमार जनजाति को आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। और आप जानते हैं कि इनकी जनसंख्या काफ़ी कम होती जा रही है, अत्यंत संवेदनशील जनजाति है, तो इनकी स्थिति को, इनकी कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए सरकार जो है विकास प्राधिकरण के माध्यम से और प्रकोष्ठ के माध्यम से इनकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, कमार जनजाति में विवाह के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कमार जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गुरावट विवाह। गुरावट विवाह, और गुरावट विवाह को ही हम लोग बोलते हैं विनिमय विवाह। गुरावट विवाह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विनिमय विवाह। ये याद रखना है, ये भी कमार जनजाति में प्रचलित है। और साथ ही साथ याद रखना है आपको पैठू विवाह। पैठू विवाह कुमार ने जी कमार जनजाति में प्रचलित है। और साथ ही साथ में याद रखना है उड़हरिया विवाह। उड़हरिया विवाह। उसके बाद याद रखना है विधवा विवाह। ये सारे विवाह कमार जनजाति में प्रचलित है। और उड़हरिया विवाह को सहपलायन विवाह, सहपलायन विवाह या प्रेम विवाह भी हम कहते हैं। ठीक है, उड़हरिया विवाह को हम सहपलायन विवाह या प्रेम विवाह भी कहते हैं। इसको मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ, मैं समझाते हुए चल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा है गुरावट विवाह या विनिमय विवाह। इसमें क्या होता है कि एक घर की लड़की दूसरे घर के लड़की में दूसरे घर के यहाँ शादी करके जाती है और फिर उसी घर की लड़की उसके यहाँ शादी करके आती है। मतलब लड़कियों का अदला बदली करके जो विवाह होता है, इसी को बोला जाता है विनिमय विवाह। ठीक है, तो इसी को हम गुरावट विवाह भी बोलते हैं। और ये जो गुरावट विवाह है कमार जनजाति में प्रचलित है। उसके अलावा हम देखते हैं पैठू विवाह, इसी को हम पैठुल विवाह भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पैठुल विवाह भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लड़की जो है वो ज़बरदस्ती लड़के के घर प्रवेश करती है, उसके बाद इनका क्या होता है? विवाह होता है। तो ऐसे विवाह को हम पैठुल या पैठू विवाह भी कहते हैं या ढुकू विवाह भी कहते हैं। और ये विवाह जो है, पैठू विवाह जो है कमार जनजाति में प्रचलित है। उसके अलावा हम देखते हैं उड़हरिया विवाह। उड़हरिया विवाह को हम सहपलायन विवाह के नाम से भी जानते हैं या इसे ही हम प्रेम विवाह कहते हैं। लड़का लड़की की मर्जी से जो विवाह होता है उसी को हम उड़हरिया विवाह कहते हैं। उसके अलावा कमार जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। उसके अलावा कमार जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। उसके अलावा यहाँ पर लमसेना विवाह, ठीक है, लमसेना विवाह भी प्रचलित है। लमसेना विवाह में मतलब ये होता है कि वधू मूल्य चुकाने के लिए जो लड़का होता है अपने ससुराल में सेवा देता है, अर्थात लड़के को ससुराल में ही रहना पड़ता है शादी के बाद। तो ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं लमसेना विवाह। तो इत्यादि प्रकार की जो विवाह होती है वो कमार जनजाति में प्रचलित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुरावट या विनिमय विवाह, दूसरा याद करेंगे पैठू विवाह और तीसरा याद करेंगे उड़हरिया या सहपलायन विवाह। उसके बाद याद करना है आप लोगों को लमसेना विवाह। उसके बाद याद करेंगे आप लोग विधवा विवाह। तो ये सारे जो विवाह हैं कमार जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी बातों को बताएंगे आपको। तो अब मैं बताई थी कि कमार जनजाति के आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो मैंने कहा कमार जनजाति के जो आदि पुरुष है हम किसे मानते हैं? तो हम मानते हैं कचना धुरवा को। किसे मानते हैं जी? कचना धुरवा को मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कचना धुरवा का जो मंदिर है वो कैसे दिखाई देता है। गरियाबंद वाले रास्ते में आप जाएंगे तो आपको कचना धुरवा का जो मंदिर है वो दिखाई देगा। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो भी गाड़ी या जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें कचना धुरवा को प्रमाण, मतलब जो भी गाड़ी गुजर रही है या जो भी व्यक्ति उस रास्ते से गुजरते हैं वो ज़रूर कचना धुरवा के मंदिर में जाते हैं और प्रणाम करके ही आगे बढ़ते हैं। और इनकी
प्रेम कहानी के बारे में मैं एक आध क्लास में आप लोग को बताऊंगी कि कैसे थी कचना और ध्रुवा की प्रेम कहानी। और आज की क्लास में आपको याद रखना है कि कचना ध्रुवा को कमार जनजाति का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ आप लोगों को। मैनपुर के बाजा घाटी, गरियाबंद के बारूका और छुरा में प्रवेश से पहले मुख्य मार्ग पर कचना देवालय मौजूद है और यहाँ आज भी राहगीर देवालय में माथा टेकने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और चैत्र माह में पारंपरिक रूप से कचना ध्रुवा की पूजा जो है वो की जाती है। और साथ ही साथ इनका जो स्थानीय स्थल है बिंद्रा नवागढ़ पहाड़ का नाम बदलकर कचना ध्रुवा डोंगरी कर दिया गया है। यहाँ पर एक स्थानीय स्थल है, ठीक है, बिंद्रा नवागढ़ का पहाड़, याद रख सकते हैं बिंद्रा नवागढ़ का पहाड़। और इसी बिंद्रा नवागढ़ के पहाड़ का नाम बदलकर कचना ध्रुवा डोंगरी कर दिया गया है। ठीक है, चलो उसके अलावा इनके और भी देवता हैं, भीमा देवता। ठीक है, उसके अलावा कमार जनजाति के और भी देव है भीमा देव। बोला जाता है कि इनके जो देवता है भीमा देव, इनके जो देवता है भीमा देव वो साल वृक्ष में निवास करते हैं, साल वृक्ष में निवास करते हैं। बोला जाता है कि इनके जो देवता है भीमा देव वो कौन से वृक्ष में निवास करते हैं, साल वृक्ष में निवास करते हैं। तो भीमा देव भी कमारों के देवता माने जाते हैं। उसके अलावा हिंगलाज देवी को खैरा और बकरा की भेंट देते हैं कमार जनजाति। उसके अलावा मैंने बोला है वामन देव को बड़ा देव भी इन लोग कहते हैं और आज भी ये देव डोंगर की वामन डोंगरी में स्थापित हैं। और आज भी वामन देवता देव डोंगरी के वामन डोंगरी की पहाड़ी पर स्थापित हैं। और कमार जनजाति अपनी जो उत्पत्ति है वो किससे मानती है, वामन देवता से ही मानती है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठाकुर देवता और शीतला माता को भी ये पूछते हैं। इनका पूजन स्थल सांकेतिक रूप से साजा या पीपल के नीचे होता है। साजा के पौधे का या साजा के पेड़ का चित्र मैंने नहीं लिया है, आप लोगों को इनकी जो माता है, ठीक है, ठाकुर देवता और शीतला माता, इनके बारे में याद रखना है कि ये ठाकुर देवता और शीतला माता साजा और पीपल के वृक्ष में निवास करती है। तो ठाकुर देवता और शीतला माता भी इनके देवी देवताओं में शामिल हैं। उसके अलावा हम लोग बसाहटों को देखते हैं कि कमार जनजाति की बसाहटें कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कमार जो होते हैं घने जंगलों, पहाड़ियों एवं नदी नालों के किनारे इनकी बसाहटें हैं वो पाई जाती है। लेकिन आजकल ये बस्तियों में रहने लगे हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जंगलों में निवास करते थे, नदी नालों के किनारे निवास करते थे। लेकिन आज अब आधुनिकता आते जा रही है तो कमारों की अपनी एक बस्ती होती है और ये अपनी बस्तियों में निवास करते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में इन लोग नाले, कुआं और हैंडपंप आदि इनके पेयजल के स्रोत होते हैं, है ना। मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो हैंडपंप, कुआं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके पेयजल के स्रोत होते हैं। लेकिन जब वो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, नदी नालों के किनारे निवास करते थे तो झरिया कुआं बनाते थे। नदी में ये क्या बनाते थे, झरिया कुआं बनाते थे और क्या करते थे, यहीं से ये पीने का पानी निकालते थे। नदी होती है, नदी, ठीक है, नदी के रेत को खोदकर ये कौन सा कुआं बनाते थे, झरिया कुआं बनाते थे और वहीं से ये तो ध्यान देना है कमार जनजाति, ठीक है, कैसे करती थी, झरिया कुआं बनाकर वहाँ से पानी को निकालती थी और वहीं से पानी का इन लोग उपयोग करते थे। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि लोग झरिया कुआं बनाते थे, लेकिन आजकल हैंडपंप, कुआं इत्यादि स्रोत हैं जहां से इन लोग क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। अर्थात वर्तमान में पेयजल का स्रोत क्या है, हैंडपंप और कुआं। तो ध्यान दीजिएगा कि कमार जनजाति की बसाहटें जो थी वो किस प्रकार की थी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे इनकी भौतिक संस्कृति को दिखाया है। मैंने कहा कि जो कमार जनजाति है, ठीक है, बांस शिल्प कार्य में निपुण होती है। सबसे ज़्यादा
बांस शिल्प कार्य में जो निपुण जनजाति होती है वो होती है कमार जनजाति। ठीक है, इन्हें तरह तरह की बांस की शिल्प कार्य करने आता है, जैसे कि टोकरी बनाना, सूपा बनाना और बांस की तरह तरह की सजावटी सामान बनाना, ये सारे कार्य जो है वो कमार जनजाति करती है। और इनके जो साधन होते हैं कि किस प्रकार के इनके बर्तन होते हैं, आप देख सकते हैं कि कमार जनजाति इस प्रकार के बर्तनों का यूज़ करती है, इस प्रकार के टोकरियों का यूज़ करती है, सूपा का यूज़ करती है। और ये उनका क्या होता है, किचन होता है। आप देख सकते हैं अनाज रखने के बांस की बनी कोठी होती है। कोठी को तो मैंने यहाँ पर नहीं दर्शाया है, लेकिन एक न एक दिन मैं आप लोग को तस्वीर जरूर दिखाऊंगी। जो बस्तर क्षेत्र के लोग भी होते हैं, धान को रखने के लिए एक स्पेशल कोठी का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग ढोंगी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हसिया, हांडी, कनौजी, चूल्हा, थाली, चलनी, पाटा, छुरी, बांस निर्मित चाप, सूपा, टुकनी, टोकरी इत्यादि सारे सामान कमार जनजाति जो है वो यूज़ करती है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं इनके पास धान कूटने के लिए ढेकी भी मौजूद है। ठीक है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो लौकी है, लौकी से भी ये एक जैसे हम लोग आज के डेट में कुछ भी चीज़ निकाल रहे हैं, मान लो हमको चाय निकालना है कप में, तो उसी प्रकार का ये यहाँ पे लौकी से एक पात्र बनाए हुए हैं, जिसका यूज़ इन लोग पानी निकालने के लिए या चाय निकालने के लिए या पेज निकालने के लिए ऐसे लौकी से बना हुआ एक हैंडल टाइप से, चम्मच टाइप से बनाकर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन का भी यूज़ कमार जनजाति करती है। तो इनके भौतिक जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे मादक पेय पदार्थ के रूप में प्रायः महुए से बनी हुई कच्ची शराब का सेवन स्त्री एवं पुरुष सभी करते हैं। महुए की मंद इनकी सामाजिक, धार्मिक क्रियाकलापों एवं दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब भी सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य किया जाता है तो इन लोग महुए से बनी शराब का सेवन करते हैं। और साथ ही साथ पुरुष वर्ग, विशेष रूप से वृद्ध पुरुष, तेंदुपत्ते में तंबाकू लपेट कर चोंगी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो चोंगी पी रहा है। ठीक है, तो चोंगी पी रहा है। ये चोंगी क्या होता है, जो तेंदुपत्ता होता है उसमें तंबाकू को लपेट कर, ठीक है, चोंगी पीना पसंद करते हैं कमार जनजाति के वृद्ध पुरुष। ठीक, चलिए उसके बाद इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। उसके बाद इन तस्वीरों को देखिए। कमार जनजाति जो है पहले के ज़माने में स्थानांतरित कृषि करती थी, जिसको हम लोग बेवरा या दहिया कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि में ये होता है कि लोग पेड़ पौधे को जलाकर, ठीक है, या अपशिष्टों को जलाकर उस राख में ही खेती करते थे और उस स्थान को छोड़कर फिर अलग स्थानों में खेती करते थे। तो ये पद्धति जो है पहले चलती थी, लेकिन आजकल ये पद्धति नहीं चल रही है। तो कमार जनजाति जो है वर्तमान में स्थायी कृषि करती है। ठीक है, कमार जनजाति जो है वर्तमान में कौन सी कृषि करती है, स्थायी कृषि करती है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का एक आर्थिक जीवन मुख्य रूप से वनों पर निर्भर है। ठीक है, पहले करते थे स्थानांतरित कृषि, लेकिन आज के डेट में ये स्थायी कृषि करने लग गए हैं। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि इनकी कृषि को बेवरा या दहिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन लोग अभी वर्तमान में सिर्फ स्थायी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि को इन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, वर्तमान में कमार जनजाति तकनीकी रूप से स्थायी कृषि करते हैं, क्योंकि उनकी कृषि की आदिम पद्धति में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तथा एक आदर्श कृषि के चरण जैसे खेतों की समुचित जुताई, निदाई आदि नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कि आज हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, ये सारी पद्धतियों को कमार जनजाति जो है नहीं अपनाती है। वो अपने हिसाब से ही क्या करती है, कृषि कार्यों को करती है। ठीक है, तो इत्यादि सारी बातों को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज का क्लास कैसे लगा आप सभी बच्चों को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मैं फिर से कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करवा देती हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ों को कभी नहीं भूलना है जो कि मैंने बताया है, यहाँ पे रिवाइज़ करवाया है। ठीक है, ये सारी बातों को। ठीक, कमार जनजाति की पुस्तक का नाम है द कमार।
द कमार को लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे ने। कमार जनजाति की देवी देवताओं के नाम में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है वामन देव, उसके बाद हिंगलाज देवी, ठीक है, हिंगलाज देवी, ठीक है, माता डूमा भी याद कर सकते हो, ठीक है, माता डूमा भी इनकी देवी है, याद रख सकते हो, और भीमा देव भी इनके देवता हैं कमारों के। उसके अलावा ये रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन आंशिक रूप से धमतरी और गरियाबंद जिले में निवास करती है। कमार जनजाति का मुख्य कार्य होता है बांस शिल्प। बांस शिल्प कला में सबसे निपुण जनजाति कमार जनजाति जो है मानी जाती है। उसके अलावा आप लोग को याद रखना है इनके पुजारी का नाम है झांखर, इनकी पुजारी का नाम है झांकर। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताना भूल गई हूँ, ये किसकी उपजाति है? गोंडों की उपजाति है, गोंडों की उपजाति है कमार, ठीक है। तो गोंडों की उपजाति किसे कहा जाता है? तो गोंडों की उपजाति कमार जनजाति को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जात्रा पर्व या जात्रा उत्सव अपने पूर्वजों की याद में, ठीक है, या पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कमार जनजाति जात्रा उत्सव भी मनाती है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कमार जनजाति दो प्रकार की होती है। एक है कमार जनजाति में अगर हम प्रकारों की बात करें तो 2 टाइप्स याद करना है, एक है बुधरजिया और मकाड़िया। बुधरजिया बंदर का मांस नहीं खाते, मकाड़िया जो है बंदर के मांस खाते हैं। इनकी पंचायत प्रधान का नाम है कुरहा। तो आज के लिए आप लोग इतनी सारी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में कमार जनजाति से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी बातों को लेकर आऊँगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।